कर्नाटक के विजयपुर में किसानों की 1200 एकड़ जमीन पे पहले वक्फ बोर्ड ने नोटिस भिजवा दिया। अब जब हंगामा हुआ, पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हुई, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कहा कि आप अपनी नोटिस वापस ले लो। एक तरफ कर्नाटक के वक्फ मंत्री जगह जगह किसानों की जमीनों पे नोटिस भिजवा के उसको कब्जा करवा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अपनी इमेज ठीक करने के लिए और कांग्रेस की इमेज ठीक करने के लिए वो नोटिस वापस करवा रहे हैं। कई बार तो ऐसे लगता है ये मिला जुला खेल चल रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में वक्फ मंत्री तो है, लेकिन हिंदू दान मंत्री नहीं है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड तो है, लेकिन हिंदू दान बोर्ड नहीं है। कर्नाटक में वक्फ ट्रिब्यूनल तो है, लेकिन हिंदू दान ट्रिब्यूनल नहीं है। कर्नाटक में वक्फ सर्वेयर तो है, लेकिन हिंदू दान का सर्वे करने वाला कोई नहीं है। ये भेदभाव क्यों हिंदुओं के साथ? और ये तो केवल वक्फ की बात है, कई बार चर्चा हो चुकी है। कानून महाघटिया है, कानून सड़ा हुआ है, संविधान के खिलाफ है। केवल और केवल भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए कानून बनाया था कांग्रेस ने। ऐसे उन्होंने 50 कानून बनाए हैं कांग्रेस ने, जिसमें से लगभग 25 कानूनों को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किया था, उसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। जो काम मुगलों ने किया था इस्लाम को फैलाने का, कांग्रेस ने वही काम किया कानून बना बना के। जो काम अंग्रेजों ने किया यहाँ क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, कांग्रेस ने उसी काम को भी आगे बढ़ाया कानून बना बना के। तो ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ एक्ट, ये सारा का सारा केवल और केवल भारत को इस्लामिक बनाने के लिए किया गया। दान अपनी चीज की जाती है, दूसरों की नहीं। अपना पैसा दान किया जाता है, दूसरों का पॉकेट मार के नहीं। अपनी गाड़ी दान की जाती है, दूसरों की गाड़ी चोरी करके नहीं। और जमीन अपनी दान की जाती है, जो खुद की अपनी पैसे से कमाई गई हो या पुश्तैनी जमीन हो, दूसरों की जमीन कब्जा करके नहीं। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, टीपू सुल्तान को वक्फ का अधिकारी नहीं थे, बिल्कुल अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जमीन भारत के लोगों की थी, हिंदुओं की जमीन थी। हिंदुओं की जमीन कोई वहशी दरिंदा कब्जा करके उसको दान नहीं कर सकता, वक्फ नहीं कर सकता। आज़ादी से पहले जो 50,000 एकड़ जमीन थी, वो पूरी की पूरी जमीन सरकार के पास जानी चाहिए, केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए। और आज़ादी के बाद जो जमीनें हैं, उन सब का ऑडिट होना चाहिए। गरीब आदमी कभी दान नहीं करता। सच्चर कमेटी कह चुकी है मुसलमानों की हालत खराब है, और वास्तव में जो गरीब हिंदू थे वही कन्वर्ट हुए। जो अमीर थे, जो लड़ने वाले थे, जो जजिया देने में सक्षम थे, वो कन्वर्ट नहीं हुए। तो ज़्यादातर वो हिंदू जो जजिया नहीं दे पा रहे थे, डर जाते थे, वो कन्वर्ट हो गए। तो जो आदमी डर गया मुगलों के समय में, जो आदमी जजिया नहीं दे पाया मुगलों के समय में, एकाएक उसके पास इतनी कैसे संपत्ति आ गई, इतनी जमीन कैसे आ गई कि वक्फ करना शुरू कर देगा? तो जो 50,000 एकड़ 1950 तक थी, वो पूरी केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए। जो 9.5 लाख एकड़ आज़ादी 1950 के बाद इकट्ठा हुई है, टोटल इस समय 10 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है, उसकी सब जमीनों का सर्वे होना चाहिए। ओवैसी बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया। मदनी बता नहीं रहे कि उनके परिवार ने कितना वक्फ किया है। बुखारी बता नहीं रहे कितना उन्होंने वक्फ किया है। दुरानी साहब बता नहीं रहे उन्होंने कितना प्रॉपर्टी वक्फ किया। अल्टीमेटली दान तो अमीर आदमी करता है ना। अंबानी जी जाते हैं जहां जहां देखो 5-5 करोड़ चढ़ाते रहते हैं, 5-5 किलो सोना चढ़ाते हैं, सबको पता चलता है। तो अगर सलमान खान ने कुछ वक्फ किया है, शाहरुख खान ने वक्फ किया है, सैफ अली खान ने कुछ वक्फ किया है, या अपने बहुत सारे गीतकार भी हैं और भी हीरो हीरोइन हैं मुंबई में जो इस्लाम को मानते हैं, अगर उन्होंने वक्फ किया तो उनको बताना चाहिए। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने वक्फ अगर किया हो तो उनको बताना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने वक्फ किया है तो मुंह ज़बानी तो नहीं किया होगा, बाकायदा लिखित में किया होगा। जब लिखित में किया तो कागज़ दिखाने में क्या दिक्कत है? ये मामला तो वक्फ का है। लेकिन इससे ज़्यादा गंभीर मामले की तरफ आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े प्लान्ड वे में पूरे के पूरे कर्नाटक को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है। कर्नाटक के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल चुकी है। विश्वास नहीं है तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, इस किसी एक लोकसभा की कर्नाटक की वोटर लिस्ट उठा लीजिए, और 1999 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था, 1999 की वोटर लिस्ट ले लीजिए। जनगणना 10 साल के बाद होती है, लेकिन जब वोटर लिस्ट हमेशा अपडेट होती है चुनाव के पहले। लोकसभा का चुनाव होता है तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, विधानसभा का चुनाव होता है तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है, पार्षद प्रधान का चुनाव होता है तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होती है।
आप कर्नाटक के किसी भी लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 2024 वाली और 1999 वाली वोटर लिस्ट को लेकर कंपेयर करके देख लीजिए कि 1999 में उस लोकसभा में कुल कितने हिंदू थे आज, और टोटल कितने वोटर थे और कितने हिंदू थे, और 2024 में उस लोकसभा में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने हिंदू हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से कर्नाटक की डेमोग्राफी बदल रही है। कर्नाटक की डेमोग्राफी बदलने के लिए 3 तरीका अपनाया गया है। घुसपैठियों को बसाया जा रहा है कर्नाटक में, धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है, उनको छूट दी हुई है करने की, और जनसंख्या विस्फोट भी किया जा रहा है। जनसंख्या विस्फोट 22-22, 24-24 बच्चे कर्नाटक में पैदा हो रहे हैं। पूरे भारत में पैदा हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में भी पैदा हो रहे हैं। कर्नाटक सनातन का केंद्र हुआ करता था। कर्नाटक में एक से बढ़कर एक हमारे ऋषि मुनि पैदा हुए। कर्नाटक में एक से बढ़कर एक लड़ाके पैदा हुए। कर्नाटक में एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पैदा हुए। इसलिए कर्नाटक की डेमोग्राफी बदलने के लिए 3 तरीका अपनाया गया है: धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और चौथा तरीका जो कर्नाटक को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, कर्नाटक के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, सब में बड़े प्लान्ड वे में वहाँ पर ड्रग फैलाई जा रही है। एक बार हमारा यूथ जब नशेड़ी हो जाएगा, फिर वो पोर्नोग्राफी में घुस जाएगा, फिर सुबह से लेकर शाम तक रील देखेगा, सोशल मीडिया देखेगा और ड्रग के नशे में रहेगा, तो फिर आगे वो बर्बाद हो जाएगा। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू बचेंगे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक बार अपने लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट जाके देख लीजिए। डेमोग्राफी 25 साल में तेजी के साथ बदली है। आपके बागरकोट की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बेंगलोर की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बेलागावी और बेलारी की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके बिदय और विजयपुरा की डेमोग्राफी बदल गई है। कर्नाटक में आप जाके देख लीजिए, आपके चिकमंगलुरु की भी डेमोग्राफी बदली है, चित्रदुर्ग की भी डेमोग्राफी बदली है, दक्षिण कनाडा और देवनगिरी की भी डेमोग्राफी बदली है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके धारवाड़, कलबुर्गी, हसन और हावेरी की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके कोलार, कोपल और मांड्या की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। मैसूर, जो इतना पवित्र स्थान रहा है हिंदुओं का, उस मैसूर की डेमोग्राफी बदल गई है। मूल कारण घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके रायचूर, शिवमोगा, तुमकुर की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके उडुपी और उत्तर कनाडा की डेमोग्राफी बदल गई है। विजयनगर का तो हाल आपको बता दिया कि किस तरीके से 1200 एकड़ जमीन किसानों की कब्जा हो रही है। विजयनगर की डेमोग्राफी बदल गई है। यादगिरी की डेमोग्राफी बदल गई है। कर्नाटक का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली है पिछले 25 सालों में। कर्नाटक का कोई ऐसा लोकसभा क्षेत्र नहीं है जिसकी डेमोग्राफी पिछले 25 साल में नहीं बदली है। कर्नाटक का कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसकी पिछले 25 साल में डेमोग्राफी नहीं बदली है। कर्नाटक का कोई वार्ड नहीं है जहां पार्षद चुने जाते हैं या प्रधान चुने जाते हैं, वहां की डेमोग्राफी नहीं बदली है। और बड़े प्लान्ड वे में बांग्लादेशियों को ले आके बसाया जा रहा है, रोहिंग्याओं को लेकर बसाया जा रहा है। वहाँ पे जो जगह जगह मदरसे खुलते चले जा रहे हैं, वो घुसपैठ के सेंटर बन चुके हैं, धर्मांतरण के सेंटर बन चुके हैं। जगह जगह मज़ारें बनाई जा रही हैं, जगह जगह दरगाहें बनाई जा रही हैं, जगह जगह पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। जबकि मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मज़ार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये दोनों हराम है। आपको पूरे अरब में, चाहे वो दुबई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे अबू धाबी हो, एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। ये मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहाँ जाना हराम है इस्लाम में। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो ही नहीं सकती है। फिर मज़ार, दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? और बड़े तेज़ी के साथ बनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड कब्जा करता जा रहा है ज़मीनों पर। कर्नाटक में नदियों के किनारे की ज़मीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है, हाईवे के किनारे पर अवैध निर्माण हो रहा है। आप कर्नाटक में जितने जंगल हैं वहाँ देखिए किस तरीके से बड़े प्लान्ड वे में बांग्लादेशियों को ला ला के वहाँ बसाया जा रहा है। पहले झुग्गी बना लेते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, फिर मकान बना ले रहे हैं। हाईवे के किनारे पे ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, रेलवे के किनारे की ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, पार्कों के किनारे की ज़मीनें कब्जा हो रही हैं, बस अड्डों के आसपास झुग्गियाँ बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट के आसपास आप थोड़े दूर निकल के देखिए किस तरीके से वहाँ झुग्गियाँ बनती चली जा रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, कर्नाटक के कठोर कानून बनाइए, अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, कर्नाटक को बचाइए। ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, कर्नाटक को बचाइए। कर्नाटक को बचाना है तो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। कर्नाटक को बचाना है तो जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। कर्नाटक को बचाना है तो घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। कर्नाटक को बचाना है तो जो मज़ारे, दरगाहें बनती जा रही हैं, इनको बचाइए। नहीं तो आए दिन जिस तरीके तेज़ी के साथ कर्नाटक को बदलने की कोशिश हो रही है,
15 से 20 साल के बाद वो कर्नाटक नहीं होगा जो आज है। कर्नाटक बहुत बदल चुका है, बहुत तेज़ी के साथ बदल चुका है, बचाना बहुत ज़रूरी है।